चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगली जो इवेंट है वो है मॉनसून। अब ये जो मॉनसून है ना, ये एक मेजर इवेंट मानी जाती है। अब मेजर इवेंट क्यों है, देखो बहुत सही रीजन दूंगा। तो हमारे देश में पॉपुलेशन है जी 140 करोड़ की। अब 140 करोड़ में से हम सभी लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। और ये जो खाना है हमें किस सेक्टर से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। तो तुमको क्या लगता है कि जितना हम खाना खाते हैं एक साल में, वो सारा का सारा क्या हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में हम उगा पाते हैं? सवाल सबसे पहला ये है। तो आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? ना, बिल्कुल सही जवाब है, नो। हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें जो एक्सेस में उगा लेते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि दुनिया सही तरीके से चले। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने दुनिया एक परिवार है का सूत्र जो पढ़ा था, उसमें ये भी देखा था कि हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें जरूरत है बाकी देशों की भी अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर समझना यह है कि भाई हमारे देश में किसानों की हालत जो है ना वो थोड़ी दयनीय है। दयनीय क्यों है पता है? क्योंकि हमारे देश में जो छोटे किसान है ना बेचारे, जिनके पास 5 बीघे से कम जमीन है, वो पूरे साल में इतना अनाज नहीं उगा पाते जिनसे वो खुद ही सरवाइव कर पाए। अब सोचो उनकी हालत और दयनीय कब हो जाएगी, जब मॉनसून नहीं आएगा। अब एक बात सोचो यार, किसी के पास 2 बीघा जमीन है, वो 2 बीघे जमीन के लिए बारिश पे आधारित रहेगा या सिंचाई कराएगा 20,000 50,000 लगा के? वो बोलेगा इतने पैसे तो मैंने कमाने नहीं है। तो ज्यादातर छोटे किसान मॉनसून पर आधारित हो जाते हैं भारत में। और कभी कभी क्या होता है कि मॉनसून या तो बहुत ज्यादा आ जाता है या नहीं आता, सूखा पड़ जाता है। तो जब सूखा पड़ जाएगा तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा, किसान बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की एक नीति है बड़ी अच्छी कि सालाना 6,000 रुपए गरीब किसानों को सरकार देती है। ये बड़ा अच्छी नीति है और मैं इसका बड़ा सपोर्ट करता हूँ। साल का उन बेचारों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है 6,000 रुपए, बहुत बड़ी रकम। आपको पता है बहुत लोग, बहुत किसान इससे फायदा उठा रहे हैं। अब 6,000 आपके हमारे लिए बड़ी रकम नहीं है, पर एक किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो अब यहां पर हमें यह समझना है कि ये जो मॉनसून है ना, ये कैसे देश को इंपैक्ट करेगा। तो देखो सबसे पहली तो मैंने यहां पर बताई 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई। अब इनको खाने पीने की चीजें मिलेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ये सोचो कि हम जब आजाद हुए थे ना 1974 में, 47 में, जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारे देश में जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, वो कितना था, 72.1%। यानी हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता था, यानी 100 में से 72 लोग किसानी करते थे। यही मतलब हुआ इसका। अब आज के टाइम पे पता है क्या है, आज के टाइम पे हम 2024 में, और आज के टाइम पे ये केवल 18% रह गई। अब 18% का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अब तुम बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है क्योंकि हम डेवलप हो चुके हैं। हमारा 50% से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री से हमारा रेवेन्यू आता है, 18% इससे, और जो बचा तकरीबन 30% के आसपास वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। अब आप ये सोचो कि 18%, आप बोलोगे सर ये बहुत कम है, पर अब मैं बोलूं कि अगर किसी साल 16% ही रह जाए तो क्या हाल होगा। ये 2% का डिफरेंस पता है कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तुम्हें याद है 2018 में दालें 200 रुपए किलो बिकी थी, तो उस समय पे मानसून नहीं आया था या बुरा आया था, दालों की प्रोडक्शन नहीं हो पाई थी, तो हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ी थी। वैसे हर साल करते हैं, पर उस समय पे बहुत महंगी दालें इंपोर्ट करने की वजह से जो महंगाई है या दालें हैं वो बहुत महंगी हो गई थी। और उसका मेजर कारण था दालों की फसल का ना होना भारत में, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ मानसून की वजह से। अब देखो मानसून अगर अच्छा आएगा या बुरा आएगा तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये मानसून अच्छा है ये बुरा है। तो इसका मैं एक थंब रूल दे देता हूं। जो स्काईमेट जैसी एजेंसीज है ना जो मानसून को प्रेडिक्ट करती हैं, वो आपको बताएंगी। आप ये देखो कि अगर 99% मानसून आ रहा है और अबव आ रहा है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, ऐसा समझ लो। 99 के बिलो मानसून अच्छा नहीं है और 103 के ऊपर भी अच्छा नहीं है, ठीक है। 103 के ऊपर भी अच्छा नहीं है, बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं फिर, ठीक है। तो आपके लिए इस बीच में जब भी मानसून अच्छा आ रहा है वो अच्छा माना जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये अच्छा माना गया तो इससे होगा क्या। देखो एक अच्छा मानसून आएगा ना तो जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ना मैक्सिमम एग्रीकल्चर से आती हैं, तो एग्रीकल्चर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, दाम नहीं बढ़ेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई को कंट्रोल रखना कब पॉसिबल होगा, जब मानसून अच्छा आएगा। और अगर देखो महंगाई कंट्रोल में रही तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही मार्केट नीचे आ जाता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था तुम्हें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना कब ज्यादा हो जाती है, जब महंगाई ज्यादा हो जाती है। और महंगाई कब ज्यादा होती है, जब मानसून अच्छा नहीं आता। तो आप समझ पा रहे हो मानसून कितनी मेजर इवेंट है। तो ये मानसून में हम सीखेंगे मानसून से। अब देखो वॉर तो कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। क्या आपको लगता है वॉर अच्छी है? अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान में कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आपको मन से शांति मिलती है क्या? ऐसे बोलना, ईमानदारी से बोलना, शांति मिलती है? नहीं ना। देखो आप सोचो यार कि वहाँ भी तो हमारे जैसे परिवार रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे छोड़ दो, ह्यूमैनिटी के तौर पर तो नुकसान है। तो जब भी वॉर होती है ना मुझे तो बहुत बुरा लगता है। पर इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी ना तब हमारी भावनाएं बदल जाएंगी, फिर हम बोलेंगे अच्छा हो रहा है। पर तब तक नहीं हो रही और ना ही हो तो अच्छा है, तो ये बुरी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर कभी भी अच्छी नहीं मानी जा सकती, ठीक है। वॉर का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के लिए परेशानी होना। अब मैं समझाता हूं वॉर कैसे इंपैक्ट करती है, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली इसके बहुत इंपैक्ट होते हैं। तुमने कभी लाइव गोली चलते हुए देखी है? तुम्हें डर का माहौल फील होगा, वहां पर जितने भी लोग हैं सारे घर में चले जाएंगे कि उनको ना लग जाए। तो ये इमोशनली ये मेंटली बहुत बंदा लो फील करता है। इमोशनली भाई जिस घर में भगवान ना करे कोई भी छोटी सी घटना हो जाती है, मान लो वॉर के दौरान किसी के हाथ पैर में चोट लग गई, तो उस व्यक्ति के घर वालों से पूछो कि वो कितना इमोशनली लो फील करते हैं। होते हैं ना, हमारी थोड़ी सी चोट लग जाती है हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो वॉर में तो कई लोगों के बेचारों की जान भी जाती है, तो इमोशनली भी बहुत वीक हो जाते हैं। इकोनॉमिकली देखो जब एक लड़ाई होती है ना दूसरी कंट्री के साथ, तो देश की सेना में बहुत सारे लोग शहादत हासिल करते हैं। तो सरकार सबसे पहली तो चीज सोचो कि मैन पावर चली गई। अच्छा वो मैन पावर ही नहीं है, वो देश का सम्मानित व्यक्ति है ना, देश का मैं कहता हूं कोहिनूर है वो, जो आपकी रक्षा कर रहा है, जिसकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। अब जब वो इस दुनिया से जाता है तो सरकार को उसके लिए कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा और कंपनसेशन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि जब दो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं तो बहुत सारा असला बारूद का यूज किया जाता है, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंसानों का लॉस होता है, वो बहुत बड़ा लॉस होता है। और वो जब कैलकुलेशन होती है ना उसकी, तो लाखों करोड़ों में आता है वो। जैसे कारगिल में जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था उस समय पे। 2 लाख करोड़ 1999 के आज के टाइम पे कितने होंगे? कम से कम 10 लाख करोड़। आप समझ पा रहे हो? तो किसी भी कंट्री में जब इतना नुकसान हो जाएगा तो वो कंट्री का शेयर मार्केट क्या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। इसीलिए वॉर बुरी मानी जाती है। और जब ये वॉर लड़ी जाती है ना तो जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं 50% से लेकर 90% तक वो करेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता कि वॉर कितनी चलनी है, कितने इसके नुकसान होने वाले हैं। और जब नुकसान होते हैं ना तो समझदार लोग क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा रिसेंटली यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद आपने देखा कि रशिया का मार्केट 90% करेक्ट कर गया, फिर रिकवर भी कर गया बाद में। तो यहाँ पे लर्निंग पता है क्या है, जब दो कंट्रियां यानी कि जब वॉर होती है ना तो एक तो डायरेक्ट वॉर होती है उस कंट्री की जिसमें हम रह रहे हैं, एक इनडायरेक्ट वॉर है जिसमें हम डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट वाली है ना ये बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है। यहां पर तुरंत प्रभाव से भगवान ना करे कभी किसी कंट्री में, और देखो हम हमारी कंट्री की बात करेंगे कि हमारी लड़ाई किसी कंट्री से ना हो, जब भी डायरेक्ट वाला केस होता है ना तो यहां पर 90% तक मार्केट में जो इंडेक्स है वो टूट जाएगा, और यहां पर 20% तो टूटेगा ही टूटेगा। बड़ी दो इकोनॉमी लड़ रही हैं तो यहां पर तो एक ही काम करना है, सिर्फ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। और कैपिटल प्रोटेक्ट किया, मान लो
कि अगर रिलायंस की कीमत चल, रिलायंस जैसा शेयर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट का सबसे सेफ स्टॉक रिलायंस माना जाता है। अब ये जो रिलायंस है आज के समय में मान लेते हैं चल रहा है 1330 रुपए। अब ये 1330 का रिलायंस ना, अगर मार्केट 90% क्रैश हुई तो रिलायंस कितना क्रैश होगा? 90% ये भी क्रैश होगा। 130 रुपए का रिलायंस आपको मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा? छोड़ेगा कोई? अभी बताओ, ये वॉर कभी तो शांत होगी, कभी तो पैचअप होगा दो कंट्री का, कभी तो ग्रोथ दोबारा लौटेगी। वो 1 साल में लौटे, 6 महीने में लौटे, जब वो ग्रोथ लौटेगी तो रिलायंस में तो कोई कमी नहीं थी ना। वो तो सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि इंडेक्स टूटा, और इंडेक्स भय की वजह से टूटा, फियर की वजह से टूटा। पर कमाएगा कौन? जो रिलायंस को 130 पे खरीद पाएगा। और ये खरीद कौन पाएगा? जो पहले पैसा बचा पाएगा। तो पैसा बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे माहौल में। और जब पैसा बचता है तो फिर लगाने में क्या समस्या है? तो अब तुम सिर्फ इतना सोचो कि 1330 का रिलायंस तुमने बुक किया 1200 रुपए में, यानी 10% 15% तुम्हारा लॉस हुआ। तुमने कड़ा दिल करके उसे बुक कर लिया और दोबारा 150 या 100 रुपए पे खरीदने का मौका मिला। ये मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? ये सिचुएशन पे बेस्ड है, ऐसा है नहीं कि रिलायंस इतना आ जाएगा, सिर्फ हम समझने के लिए ये समझ रहे हैं। तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई जब ये 150 या 100 रुपए पे आया? 12 गुना। अब आपने रिलायंस खरीद लिए सारे 12 रुपए के, भाई सबसे सेफ ही स्टॉक खरीदोगे तब भी जब मार्केट रिकवर करेगा। अब मार्केट में आपकी परचेजिंग पावर 12 गुना हो गई, तो अब आपके पास कितने शेयर हैं? जहां पे आपके पास 1 शेयर था, अब आपके पास 12 शेयर है। अब सोचो कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो रिलायंस भी 1300 रुपए पे बहुत जल्दी जाएगा। वो 6 महीने लगाए या साल भर लगाए, पर आपके पास पैसा कितना बचा है ये तो सोचो। 12 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर यूज करी है आपने, और उस 12 गुना का जब पैसा 10 गुना हो जाएगा तो तुम्हारा कितना रिटर्न आएगा समझ सकते हो? 120 गुना हो गया तुम्हारे लिए तो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 12 गुना था। यानी 1 लाख के 1 करोड़ 20 लाख हो गए इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो एक वॉर अपॉर्चुनिटी भी होती है और देश के लिए हानि का विषय भी होता है। तो इसे अगर हम पॉजिटिवली लर्निंग के लिए लें तो तुम्हें क्या करना है मैंने अभी समझाया। और अगर तुम इसे वैसे समझना चाहते हो कमाई के उद्देश्य, तो भी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना है। अब इनडायरेक्ट वॉर की बात करें तो ये ज्यादा खतरे की घंटी है नहीं, इसमें 20-25% तक करेक्शन होती है, मार्केट दोबारा से रिवाइव कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हेज करने की जरूरत है, पूरी पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं, अपनी पोजीशन को हेज कर लेना, ठीक है? और जब मार्केट नीचे आए तो हेजिंग हटा देना जहां से बॉटम लगे, ठीक है? आ रही बात समझ में? www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।